Hello students, in this video we will cover chapter 12 that is qualities of good research report. तो इसमें हम समझने वाले हैं कि क्या एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिसर्च एनालिस्ट को ध्यान में रखने चाहिए. द पॉइंट दैट शुड बी कैप्ट इन द माइंड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट वाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट या फिर वाइल कम्युनिकेटिंग हिज आइडिया अबाउट द कंपनी और इंडस्ट्री. तो देखिए, रिसर्च रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भी क्लाइंट को दिया जा रहा है या किसी जिसके लिए भी वो रिसर्च रिपोर्ट बनाई जा रही है, जो भी एड्रेसी है, उसको एक क्लियर सिग्नल और एक क्लियर आइडिया लगना चाहिए कि व्हाट द रिसर्च एनालिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे, और क्या भी जो भी उसकी रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग, वो एक क्लियरली स्पेसिफिकली कंसाइज फॉर्म में रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए. तो यही सब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं. क्वालिटीज़ क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट को बनाना है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट. देन रिसर्च रिपोर्ट इज अ मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट एंड डज द फॉलोइंग. देखिए कि इन्वेस्टमेंट आइडिया इससे लगता है तभी वो रिपोर्ट पढ़ेगा, मार्केट का पर्सपेक्टिव का पता चलता है, और कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस उस रिपोर्ट के अंदर प्रोजेक्शन किया गया है. राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट टू एन एक्सटेंट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस. क्रिएटिव है, क्रिएटिव का मतलब क्या हो गया, अपने आइडियाज को राइटिंग के एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में कन्वे करना. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्रिएटिवनेस. व्हाट एन एनालिस्ट डज, इट टेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मैंने बताया था वो डेटा पहले डेटा कोलेक्ट करता है, फिर डेटा को प्रोसेस करके एनालिसिस करता है, और एनालिसिस के बाद अपनी ओपिनियन को ड्राफ्ट करता है, एंड give out an understandable version of what the financial information means. The process of converting numbers to views does demand the certain qualities, obviously. As with many other creative processes, there is no single answer to this question, but there are certain ground rules which one can follow to make a good report. तो ग्राउंड रूल्स की हम बात करें या फिर कुछ कॉमन व्यू पॉइंट्स हैं जो रिसर्च एनालिस्ट को ध्यान में रखने. क्लैरिटी ऑफ आइडिया, ठीक है, तो कंसाइज होना चाहिए बहुत उसकी रिपोर्ट. सिंप्लिसिटी ऑफ डिलीवरी. देखिए, कोई भी टेक्निकल टर्म्स को ज़्यादा यूज़ करने से जो आपका क्लाइंट है या जहाँ जो भी एड्रेसी है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता है कि वो इतना टेक्निकली साउंड ना हो. प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट क्लियरली. अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है तो उसके अंदर अपनी ओपिनियन रखना है, जो भी आप ओपिनियन रख रहे हैं वो क्लियरली रखनी है. नैरेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक पूरा नैरेटिव वे के अंदर आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, एक क्लियर डिसाइसिव वे के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट करना है. क्रिएट कस्टमाइज रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द रीडर टाइप. तो जो भी आपका एड्रेसी है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट्स को जनरेट करना चाहिए. लाइक एनी अदर राइटिंग प्रोजेक्ट, कंपाइलिंग रिसर्च रिपोर्ट्स ऑल्सो हैज 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्लानिंग, देन ड्राफ्टिंग एंड देन एडिटिंग. ठीक है, पहले अपने कंटेंट को प्लान करना कि आप रिपोर्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट करने वाले हो, फिर कंटेंट के हिसाब से, यानी यहाँ पे आ जाएगा स्कोप एंड बाउंड्री. प्लानिंग के अंदर आ जाएगा स्कोप एंड बाउंड्री. फिर ड्राफ्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, राइटिंग वाला पार्ट. देन एडिटिंग का अंदर क्या आ जाएगा, एडिटिंग के अंदर आ जाएगा एज पर द क्लाइंट, आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो. फाइनल, दिस इज अ फाइनल टच. बात करें कुछ मेजर सेक्शंस की कि जो एक रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए. उसके अंदर पीर ग्रुप एनालिसिस, यानी पूरी इंडस्ट्री का के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं और अमंग्स द पीर ग्रुप सारा एनालिसिस आपको देना है उस इंडस्ट्री के बारे में. शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के फंडामेंटल्स या की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या फिर फाइनेंशियल्स. ठीक. व्यू बेस्ड सिलेक्शन, आपको व्यू किस पे देना है, कंपनी के बिजनेसेस पे, उसके स्वॉट एनालिसिस, की स्ट्रेंथ, कंसर्न्स एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू. थिंग्स टू वॉच आउट फॉर बाय द एनालिस्ट व्हाइल प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च रिपोर्ट. अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है. उससे होगा क्या, रिसर्च रिपोर्ट अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर लेंदी रिपोर्ट्स वो फिर किसी काम की रहती नहीं है, क्योंकि फिर वो यूज भी नहीं करनी. लॉन्ग सेंटेंसेस से बचना है, यानी प्रिसाइज करना है, प्रिसीजन भी होना चाहिए, प्रिसीजन होनी चाहिए आपके थॉट्स के अंदर. नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चराइज उसको ऐसा मत कीजिए. तो जो भी आपने स्कोप एंड बाउंड्री डिफाइन करी है उस स्कोप एंड बाउंड्री के साथ चाहिए. इनकंसिस्टेंट व्यूज नहीं देना है. इनकंसिस्टेंट व्यूज से क्या होगा, तो जो भी आपका क्लाइंट है फिर वो आपकी ओपिनियन नहीं समझ पाएगा और फिर वो डिसाइसिव नहीं रहेगी उसके लिए. कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मैंने बोला था नहीं करना है, क्यों, टेक्निकल टर्म्स सबके लिए फ्रेंडली नहीं होती है.
रेटिंग कन्वेंशन वही हो गया जो भी रिसर्च एनालिस्ट रिकमेंडेशन देगा बाइंग की, होल्ड की या फिर सेलिंग की, तो वो रेटिंग कन्वेंशन किस तरीके से देना है। इन फाइनेंशियल मार्केट्स वाइल रेटिंग स्टॉक्स वेरियस कन्वेंशंस आर यूज्ड बाय द रिसर्च एनालिस्ट। These recommendations are typically made to reflect the analyst's views on the total return that the security will make over a specific time horizon। तो एनालिस्ट का क्या व्यू है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे रहेगा, और द रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटिव टू द रिटर्न्स ऑफ द मार्केट और टू द पीर ग्रुप। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन किस फॉर्म में रहेंगी कि एक स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर या तो कितना रिटर्न डिलीवर करेगा, या वो अगेंस्ट द मार्केट इंडेक्स कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म करेगा। तो हद से हद जो भी आपकी ओपिनियन रहेगी वो इतने होराइजन के अंदर वो ओपिनियन हो सकती है। सो डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज में हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर ईच टर्म। बाइंग का मतलब क्या हो गया कि बाइंग मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है उस पर एनालिस्ट जो है बुलिश है और वो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा है कि दैट ही शुड बाय द स्टॉक। ओवरवेट का मतलब क्या है, प्राइसी है या फिर कॉस्टली है कोई पर्टिकुलर कंपनी। होल्ड का मतलब क्या है, देयर इज स्टिल अ होप दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल इंक्रीज। होल्ड का मतलब ये है, या फिर कि कोई न्यूज अवेटेड है, कोई पॉजिटिव न्यूज अवेटेड है या कुछ पॉजिटिव होना अवेटेड। अंडरवेट का मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो चीप है। अंडरवेट का मतलब हो गया चीप है, चीप इन कंपैरिजन टू पीर ग्रुप या फिर इंडस्ट्री। सेल का मतलब क्या है, कोई चीज कॉस्टली हो गई है ऑलरेडी और अब उसके अंदर ग्रोथ नहीं है एंड द क्लाइंट शुड रादर सेल दैट स्टॉक। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू द रिसर्च रिपोर्ट। देखिए चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट होता है एक रफ राइटिंग में हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कवर करने हैं। तो एक रफ पेपर हो गया, एक तरीके से रफ लिस्ट हो गई। सो चेकलिस्ट कुड बी ग्रेट वे फॉर एनालिस्ट टू स्टे डिसिप्लिन एंड मेथोडिकल when it comes to researching new ideas. Maintaining an existing portfolio and existing positions, the obvious advantages of the checklist approach are: checklist helps avoid lazy mistakes and shortcuts. Obviously, checklist के अंदर देखिए scope and boundary ही आएगी एक तरीके से। Checklist ensures that an analyst always does what he or she intends to do in a disciplined manner. Checklist help in objective and fact-based decisions. Checklists leave a decision-making trail that can be modified and corrected with time. ठीक है, तो चेकलिस्ट का फायदा होता है और जितने भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो चेकलिस्ट के थ्रू ही बने तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे क्या होगा कि आपके रैंडम थॉट्स एंड रैंडम ओपिनियंस है, रिसर्च एनालिस्ट बच पाएगा और जो भी उसने एनालिसिस करा है, जो भी डेटा कोलेक्ट करा है, उस डेटा कोलेक्ट करने के बाद उसका जो एनालिसिस है अगर वो एक समराइज फॉर्म में लिख लेता है एक रफ जगह पे, उसके बाद उसको एक रिपोर्ट में इंक्लूड करता है तो वो एक क्लियर वे में अपनी चीज़ों को जो है डिपिक्ट कर सकता है। तो यही चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच का फायदा है। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।